हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्विक रिवीजन करेंगे केमिस्ट्री के एसिड बेस एंड सॉल्ट का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। देखो, थ्री डिफरेंट थ्योरीज हैव बीन पुट फॉरवर्ड इन ऑर्डर टू डिफाइन एसिड्स एंड बेसेस। देखो, तीन तरीके की हम थ्योरीज पढ़ते हैं एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए। एक होती है आरएनएस थ्योरी। क्या होती है? आरएनएस थ्योरी। ठीक है, आरएनएस थ्योरी क्या कहती है कि एसिड्स कौन होते हैं? H+ देने वाले को हम एसिड्स कहते हैं, और बेसिस कौन से होते हैं? जो OH- देते हैं उन्हें हम बेसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी थी आरएनएस थ्योरी। दूसरा होता है ब्राउनस्टेड-लॉरी थ्योरी। ठीक है, इस थ्योरी के हिसाब से एसिड कौन होते हैं? प्रोटॉन डोनर। एसिड जो प्रोटॉन को डोनेट करेंगे वो एसिड कहलाएंगे, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं उन्हें हम एक्सेप्टर कहते हैं। ठीक है, फिर एक और थ्योरी पढ़ते हैं हम, लुईस डेफिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। देखो, लुईस डेफिनेशन के हिसाब से एसिड्स कौन होते हैं? एसिड्स एज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, मतलब एसिड्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, और बेसिस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। तो देखो, तीन तरीके की हम थ्योरीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक होती है आरएनएस थ्योरी, दूसरी होती है ब्राउनस्टेड-लॉरी थ्योरी, और तीसरी होती है लुईस थ्योरी। ठीक है, तो ये तीन तरीके की हम थ्योरीज पढ़ते हैं। चलिए अगला देखते हैं, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स कौन से होते हैं बेटे? इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो डिफाइन करते हैं कि जो हमारे पास गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है कि बेस है। ठीक है, अच्छा, अलग अलग तरीके के हम इंडिकेटर्स पढ़ते हैं। जैसे कुछ कॉमन इंडिकेटर्स हैं, जैसे लिटमस पेपर हो गया। जैसा क्या हो गया? लिटमस पेपर। ठीक है, लिटमस पेपर क्या करता है बेटे? ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है एसिड के साथ, और बेस में रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है बेस में। ठीक है, तो एक हो गया लिटमस पेपर। दूसरा होता है मिथाइल ऑरेंज। दूसरा इंडिकेटर कौन सा है? मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर से रेड कलर में हो जाता है एसिड के साथ, और येलो कलर में हो जाता है बेस के साथ। ठीक है, ये मिथाइल ऑरेंज था। फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन क्या कहता है? फिनोप्थिलीन एसिड के साथ कलरलेस रहता है, और बेस के साथ पिंक हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन इंडिकेटर्स थे। तो इंडिकेटर्स कौन से होते हैं बेटे? इंडिकेटर वो सब्सटेंसेस होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि गिवन सब्सटेंस हमारे पास एसिड है कि बेस। अच्छा, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिन्हें हम स्मेल के बेसिस, जो स्मेल के बेसिस पे बताते हैं कि एसिड है कि बेस है। ठीक है, उन्हें कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, कौन होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स? ऐसे इंडिकेटर्स जो स्मेल के बेसिस पे बताते हैं उन्हें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे अनियन हो गया, वेनिला एक्सट्रैक्ट हो गया, या फिर क्लोव ऑयल हो गया। ये क्या है बेटे? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? जब एसिड के साथ यूज किए जाते हैं, जब इन इंडिकेटर्स को हम एसिड के साथ यूज करते हैं तो इनकी स्मेल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर वहीं पे अगर हम बेसिक मीडियम के साथ या बेस के साथ यूज करते हैं इंडिकेटर्स को, तो इनका स्मेल चला जाता है। ठीक है, तो अगर स्मेल नहीं जा रहा है, इसका मतलब कौन सा इंडिकेटर है? इसका मतलब कौन सा सब्सटेंस है? एसिड। और अगर स्मेल चला जा रहा है तो वो बेस कहलाता है। यही इसका एक एग्जांपल दे रखा है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद मेटल। एसिड और बेसिस की रिएक्शन मेटल के साथ। देखो, एसिड और बेस, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जैसे देखो, जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही। अच्छा, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जिंक आ रहा है और वो हाइड्रोजन को उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर दे रहा है। ठीक है, और उसकी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर ले रहा है। ठीक है, तो मेटल्स क्या करते हैं? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करवाते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर हम जिंक देखेंगे, जब वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बेटे? सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो बेस के साथ रिएक्ट करने पे भी क्या दे रहा है? हाइड्रोजन गैस दे रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं,
रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स विद एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन किसकी, मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट के साथ। ठीक है, देखो जब एसिड मेटल कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट मिलता है, वाटर मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि सोडियम कार्बोनेट था, हमने एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो सॉल्ट मिला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली और वाटर मिला। वहीं पे अगर हम बाइकार्बोनेट के साथ मिलाएं, ठीक है, बाइकार्बोनेट को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। तो अगर इसको हम एसिड के साथ मिलाते हैं तो देखो सॉल्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और वाटर मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर, देखो एसिड और बेस जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। मतलब एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है बेस, बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड। तो इस रिएक्शन को कहते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अगला है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। ठीक है, देखो जब हम मेटेलिक ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट और वाटर मिलता है। और अभी आपने एक रिएक्शन अभी इससे पहले पढ़ा था कि अगर हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। ठीक है, मतलब अगर हम एसिड को किसी चीज के साथ रिएक्ट करवाएं, सॉल्ट एंड वाटर मिल रहा है, तो जो जिस चीज के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं वो बेस है। तो यहाँ पे हम एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा के सॉल्ट एंड वाटर दे रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो ये मेटल ऑक्साइड है इसका नेचर कैसा है बेटा, इसका नेचर है बेसिक नेचर। ठीक है, ध्यान रखना, मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर शो करते हैं। कैसा नेचर, बेसिक नेचर। ठीक है, वहीं पे अगर हम नॉन मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ, मेटल ऑक्साइड का एसिड के साथ और नॉन मेटल का बेस के साथ, ठीक है, तो सेम चीज होती है, सेम होता है यहां पे भी कि अगर हम नॉन मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट करता, हाइड्रोक्साइड वैसे इसको रिएक्ट करवाते हैं, सॉरी ये है नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड को अगर हम बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। ठीक है, क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो जैसे इससे पहले वाले में हमने बताया था कि मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर शो करते हैं, इसी तरीके से नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसा नेचर शो करते हैं, एसिडिक नेचर। ठीक है, कैसा नेचर शो करते हैं, एसिडिक नेचर शो करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं एसिड एंड बेसिस इन वाटर। एसिड एंड बेसिस को अगर हम वाटर में मिला दें, ठीक है, तो देखो एसिड जब भी वाटर के साथ मिलाया जाता है तो वो H+ आयन देता है। ठीक है, क्या देता है बेटे, H+ आयन देता है। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे अगर हम बेसिस को मिलाते हैं वाटर के साथ, बेसिस का सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो OH- देता है। क्या देता है बेटा, OH- देता है। तो ध्यान से देखना, जनरली एसिड्स कौन होते हैं जो H+ देते हैं, वो एसिड्स होते हैं। बेसिस कौन होते हैं जो OH- देते हैं। नेक्स्ट है पीएच स्केल। ठीक है, तो पीएच स्केल क्या बताता है, पीएच स्केल बताता है कि जो आपके पास गिवन एसिड है या बेस है वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, अब कैसे बताता है, देखो पीएच का फॉर्मूला होता है -log कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। ठीक है, अगर पीएच की वैल्यू अगर 7 आ रही है, इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H+ और OH- बराबर होता है और वो जो आपके पास सब्सटेंस गिवन है वो कैसा है, न्यूट्रल। अगर लेस देन 7 आ रहा है, इसका मतलब एसिडिक, और एसिडिक होने का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H+ ज्यादा होगा कंसंट्रेशन ऑफ OH- से। ठीक है, बेसिक इंडिकेटर, सॉरी बेसिक ये पीएच ऑफ मोर देन 7। मोर देन 7 का मतलब क्या होता है, मोर देन 7 का मतलब हो गया कि कंसंट्रेशन ऑफ OH- ज्यादा होना H+ से। ठीक है, तो पीएच स्केल से इस तरीके से हम पता लगाएंगे कि कोई एसिड हमारे पास गिवन एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है। ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है कि न्यूट्रल है। अगला है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है बेटा, देखो
ये है यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो हमने पीएच स्केल बनाया है वही है क्या, यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब क्या है देखो, 7 वाला न्यूट्रल होता है, 7 से ऊपर की तरफ अगर जाएंगे पीएच की वैल्यू अगर बढ़ती जाएगी तो इसका मतलब बेसिक नेचर, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा, बेस स्ट्रांग होता जाएगा। वहीं पे अगर हम 7 से कम आएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि 7 से कम आने पे H+ का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है और OH का कंसंट्रेशन घटने लगता है। वहीं पे अगर हम 7 से ज्यादा पे जाएंगे तो OH- का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है और OH- के कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से वो स्ट्रॉन्ग बेस होता चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। ठीक है, ये भी क्या है, पीएच स्केल है, इसमें कुछ कलर्स गिवन है। देखो 7 वाला क्या है, जैसे ब्लड है, ब्लड का कलर क्या होता है, ब्लड का पीएच कितना होता है 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कितना होता है 10 होता है। ठीक है, NaOH का कितना होता है लगभग 14 होता है। लेमन जूस का कितना होता है 2.2 और गैस्ट्रिक जूस का कितना होता है 1.2। ठीक है, अब जो पीएच है वो डेली लाइफ में किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, जैसे ठीक है, पीएच का जो नॉलेज है वो हमारी लाइफ में किस किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, ये देखो। देखो हमारी जो बॉडी होती है वो 7 से लेके 7.8 के पीएच तक अच्छी तरीके से काम करती है। इसका मतलब हमारे अपनी बॉडी का जो पीएच है इसके बीच में मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, जो रेन वाटर होता है उसका पीएच कितना होता है 5.6। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, एसिड रेन भी कहते हैं। When the acid rain flows into river, it lowers the pH of the river। ठीक है, तो जब यही जो रेन जब रिवर वाटर में मिलता है तो क्या होता है, उसका पीएच घट जाता है और जो पानी होता है वो एसिडिक हो जाता है। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में किस तरीके से पीएच इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो आपको पता है कि हमारी जो बॉडी होता है उसमें, हमारा जो स्टमक होता है उसमें HCl होती है। ठीक है, कभी कभार हम ओवर ईटिंग कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ओवर ईटिंग कर देते हैं। ओवर ईटिंग करने की वजह से हमें होता है इंडाइजेशन, और इंडाइजेशन क्यों होता है, क्योंकि वहां पे एक्सेस मात्रा में एसिड रिलीज होने लगता है। ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी में क्या हो जाता है, पेन होने लगता है। अब इस इस पेन से छुटकारा पाने के लिए हम एंटासिड्स को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं बेटे, एंटासिड्स को यूज करते हैं। ठीक है, एंटासिड्स क्या होते हैं, एंटासिड्स बेसिस होते हैं जो एसिड के साथ मिलके उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये बेसिस है और ये एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पीएच चेंज कॉज ऑफ टू डिके। देखो अगर पीएच है अगर 5.5 से नीचे हो जाता है तो हमारे जो बॉडी हमारे जो टीथ होते हैं वो डिके होने लग जाते हैं बेटे। ठीक है, ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए प्रॉपर ब्रश करना जरूरी होता है। देखो डॉक्टर भी रिकमेंड करता है कि भैया डेली 2 टाइम क्या करो, ब्रश करो। क्यों, क्योंकि हमारा जो माउथ का जो पीएच है वो मेंटेन रहेगा और जो बैक्टीरियाज हैं जो जो डिके कर रहे हैं टूथ को, वो वहां से खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अगला है सॉइल ऑफ पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। देखो क्या होता है कि हर तरीके का जो फसल होती है वो हर जगह नहीं उगाई जा सकती। क्यों नहीं उगाई जा सकती, वो इस वजह से क्योंकि वहां पे जो सॉइल होता है हर जगह का, वहां का जो पीएच होता है वो अलग होता है। अब इसको मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, इसको मेंटेन करने के लिए हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। क्या करते हैं बेटे, फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। अब कहीं पे किसी मिनरल की कमी होगी, कहीं पे किसी मिनरल की कमी होगी तो हम उसके अकॉर्डिंग फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सॉल्ट। तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर हम एसिड को बेस के साथ मिलाते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। क्या बनता है बेटे, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। ठीक है, अच्छा, मोर अबाउट सॉल्ट्स। सॉल्ट्स के बारे में थोड़ा कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे फैमिली ऑफ सॉल्ट, फैमिली ऑफ सॉल्ट कौन से होते हैं, देखो सॉल्ट में 2 चीजें होंगी, एक होगा कैटाइन पॉजिटिव आयन, एक होता है एनाइन नेगेटिव आयन। ठीक है, तो फैमिली ऑफ सॉल्ट कौन से क्या होता है, ऐसे सॉल्ट्स जिनका एक भी आयन चाहे कैटाइन या फिर एनाइन दोनों में से कोई भी
सेम हो जाएगा तो वो सेम फैमिली को बिलोंग करेंगे, जैसे NaCl और KCl। देखो दोनों में Cl क्या है, कॉमन है, तो दोनों एक ही फैमिली को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अगला है pH ऑफ सॉल्ट्स। देखो ऐसा होता है, अगर सॉल्ट बना और किसका सॉल्ट बना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बना, तो हमें न्यूट्रल सॉल्ट मिलता है। कैसा सॉल्ट मिलता है, न्यूट्रल, और उसका pH 7 के बराबर होता है। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वीक बेस होता है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और वीक बेस होता है तो हमें pH 7 से कम मिलता है, और जो सॉल्ट मिलता है वो एसिडिक सॉल्ट होता है। बेटा कैसा सॉल्ट होता है, एसिडिक सॉल्ट होता है। ठीक है, अच्छा अगर हम वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को लेंगे, मतलब बेस स्ट्रॉन्ग है, क्या स्ट्रॉन्ग है, बेस स्ट्रॉन्ग है, तो हमें बेसिक सॉल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, बेसिक सॉल्ट मिलेगा, और इसका pH 7 से ज्यादा होगा। ठीक है, अगला देखते हैं कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या है, देखो कॉमन सॉल्ट किससे बन रखा है, कॉमन सॉल्ट NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से, NaOH से और HCl से मिला हमें क्या, कॉमन सॉल्ट, NaCl को बोलते हैं कॉमन सॉल्ट, और साथ में H2O। तो ये भी एक प्रकार की न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस ही है, क्योंकि इसमें एसिड और बेस मिलके सॉल्ट एंड वाटर बना रहे हैं। ठीक है, तो कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि हम उससे बनते हैं कॉमन सॉल्ट से। तो उनमें पहला कंपाउंड है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, किसका, ब्राइन सॉल्यूशन का। क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ब्राइन सॉल्यूशन का। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है बेटे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। इसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं। क्या पास करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, और यहां पे मिलेगा हमें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ ही साथ में H2 किस पे बनेगा, इस पे। ठीक है, और Cl2 किस पे है, इस पे। ठीक है, तो इस प्रोसेस में बेस बन रहा है, बेसिस, ऐसे बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, एल्कली भी बोलते हैं बेटे। और साथ ही साथ में क्लोरीन बन रहा है, इस वजह से इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम क्लोरीन के साथ मिला देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ मिलाते हैं तो हमें मिलता है CaOCl2 जो कि ब्लीचिंग पाउडर है, साथ में H2O। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बहुत बार क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं केमिकल नेम। ठीक है, चलो आगे देखते हैं यूजेस क्या हैं भैया ब्लीचिंग पाउडर के। देखते हैं, देखो कहां यूज करते हैं, टू ब्लीच कॉटन को ब्लीच करने के लिए, लेनिन को ब्लीच करने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। ठीक है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह की तरह यूज किया जाता है, और इसे वाटर को जम फ्री बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा जो स्विमिंग पूल्स होते हैं, तो स्विमिंग पूल्स के आसपास आपने व्हाइट कलर का पाउडर देखा होगा, वो ब्लीचिंग पाउडर ही होता है, क्योंकि उसमें जो वाटर में जो जम्स प्रोड्यूस होंगे उनको खत्म करने के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये कैसे बनता है, ये बनता है कि जब आप कॉमन सॉल्ट को वाटर के साथ मिलाते हो, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाते हो और अमोनिया को के साथ मिलाते हो, तो हमें मिलता है अमोनियम क्लोराइड मिलता है। क्या बनता है, मिलता है अमोनियम क्लोराइड, और अमोनियम क्लोराइड और साथ ही साथ में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यही है हमारा बेकिंग सोडा। ठीक है, अगर हम बेकिंग सोडा को अगर हम हीट कर दें, क्या करते हैं बेटा, अगर हम बेकिंग सोडा को अगर हम हीट कर दें तो हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट, साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इसके यूजेस क्या क्या है, क्या क्या यूजेस हैं इसके। देखो बेकिंग पाउडर को यूज किया जाता है, बेकिंग पाउडर किस चीज का मिक्सचर है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड का बेकिंग पाउडर। देखा होगा जो जनरली हम केक्स बनाने में यूज करते हैं बेकिंग पाउडर,
ठीक है, क्योंकि उससे केक क्या होता है, थोड़ा फ्लफी बनता है, थोड़ा सा फुला हुआ बनता है, ठीक है। तो पहला तो यूज यही है। बेकिंग सोडा से क्या करते हैं, बेकिंग सोडा से हम बेकिंग पाउडर बनाते हैं। कैसे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब बेकिंग सोडा को एडिबल एसिड के साथ मिला के, जैसे टार्टरिक एसिड के साथ मिलाते हैं और हमें मिल जाता है क्या, बेकिंग पाउडर। और इसको हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। ठीक, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड की तरह भी यूज होता है। जैसे अभी इससे पहले वाले में बताया था कि भैया अगर एसिडिटी हो रही है, एसिडिटी से अगर हमें निजात पानी है, छुटकारा पाना है, तो हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ध्यान रखना, केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है, ठीक है। इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरफ जुड़े हुए होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हमने पढ़ा था कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हमने हीट किया और सोडियम कार्बोनेट मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला और वाटर मिला, ठीक है। अब जो ये सोडियम कार्बोनेट मिला है, सोडियम कार्बोनेट जो मिला है, इसके साथ हमने 10H2O के मॉलिक्यूल्स लगाए और हमें मिल गया वॉशिंग सोडा। अब कहां पे यूज हो रहा है बेटा, इसका कहां पे यूज हो रहा है, तो देखो इसको यूज करते हैं किस चीज में, ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, ठीक है। और बोरेक्स का फॉर्मेशन में भी यूज किया जाता है। क्लीनिंग एजेंट, घरों में क्लीनिंग एजेंट की तरह भी यूज किया जाता है और इसको वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। अगला है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है बेटे, जो आपने अभी जस्ट देखा कि जो .H2O, ठीक है, .H2O ये क्या है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्रिस्टल के फॉर्म में जुड़े हुए हैं। जैसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, जैसे CuSO4.5H2O, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है। द सॉल्ट्स व्हिच कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन्हें हाइड्रेटेड सॉल्ट्स भी कहते हैं। ध्यान रखना है, ऐसे सॉल्ट्स जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है उन्हें हम हाइड्रेटेड सॉल्ट्स भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है नेक्स्ट, ठीक है। तो देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट फॉर्म में पीओपी भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होता है इसका केमिकल नेम, क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फॉर्मूला क्या है, CaSO4.12H2O, ठीक है। ये होता है जिप्सम। ये क्या होता है, जिप्सम, CaSO4.2H2O जिप्सम। इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने पे इसका 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल जाता है और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वो एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में ही रह जाता है, ठीक है। और हमें मिल जाता है क्या, पीओपी, ठीक है। इसके यूजेस काफी हैं। इसमें से एक जो बहुत वास्ट यूज है, जो कि हॉस्पिटल में यूज किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, कि अगर किसी के बॉडी में कहीं पे फ्रैक्चर हो जाए, बोन में फ्रैक्चर हो जाए, तो बॉडी को करेक्ट पोजीशन में लाने के लिए, राइट पोजीशन में लाने के लिए भी हम ये यूज करते हैं, किसको, पीओपी। और इसे एज अ फायर प्रूफिंग मटेरियल की तरह भी यूज करते हैं। और जनरली घरों में जैसे आप व्हाइट वॉश करवाते होगे तो उससे पीओपी करवाते हो ना, तो इसे फिनिशिंग के लिए भी यूज किया जाता है, स्मूथनिंग, सरफेस को स्मूथ करने के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये था, हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट रिवाइज किया, ठीक है। इसे क्विक रिवीजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा चैप्टर आपको 15 से 20 मिनट के अंदर रिवाइज करवाना, तो ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे इसे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक बने रहिए ज्वाल्पा कोचिंग क्लासेस के साथ। बाय बाय स्टूडेंट्स।